शाम को ऑफिस से लौटा तो पत्नी ने खबर दी कि आलिया के मकान का सौदा हो गया है। इसी महीने रजिस्ट्री भी हो जाएगी। यह सुनकर मेरा मन खिन्न हो गया। चाय का कप लिए मैं छत पर आ गया। मेरी छत से लगा हुआ आलिया का मकान सुनसान पड़ा था। बाहरों के मौसम में भी पौधों से लदे गमले सूखे मुरझाए पड़े थे। मैंने छत से झुककर उनके पोर्च पर नजर डाली तो सिर्फ नारंगी फूलों वाली बेल फूलों से लदी हुई थी। याद आ गया, पिछले महीने ही तो 25 वर्षीय आलिया ने अपनी बेहद नरम आवाज से बतलाया, राजू भाई पूरे 2 साल हो गए इस बेल को लगाए हुए, लेकिन इक्का दुक्का से ज़्यादा फूल खिलते ही नहीं। इस बार भी अगर फूल नहीं खिले तो काट दूंगी। यह सुनकर अम्मा बीच में बोली, नहीं बिटिया, ऐसा न करना, हरी बेल को कभी न काटना, पाप लगता है। खाद पानी डालती रहो, देखना इस बार लहकेगी। ठीक है चाची, कहकर आलिया छोटे से लॉन की सफाई में लग गई। और वाकई इस साल बेल ऐसी लहकी कि पत्तियां दिखलाई नहीं दे रही थी, लेकिन उसे देखकर गद होने वाली माँ बेटी ने न जाने जीवन की किस उलझन को सुलझाने में लगी थी। लहकती बेल की खूबसूरती जो जी भरकर देखने का वक्त ही नहीं निकाल सकी थी। 5 साल पहले मुसलमान परिवार ने घर के बगल में अपना घर बनाना शुरू किया तो अम्मा बड़बड़ाई थी, ये मुसलमान तो बड़े गुस्से वाले और लड़ाकू होते हैं, कहीं हमारी शांति न भंग कर दें। हम क्या करेंगे अगर ऐसा हुआ तो। मकान बनने में पूरा 1 साल लगा। इस बीच आलिया और उसकी मम्मी के मृदुल एवं सहयोगी स्वभाव से अम्मा का डर धीरे धीरे कम होता चला गया। गृह प्रवेश के बाद जब वे रहने आ गए तो पंडिताइन अम्मा ने उनकी रहन सहन, खान पान और रोजमर्रा की गतिविधियों की बड़ी बारीकी से अध्ययन करना शुरू कर दिया। अम्मा और क्या ले गई थी? कुछ नहीं। राज आलिया को अरबी के पत्तों की बेसन वाली सब्जी पसंद है, वही देने गई थी। उसकी अम्मी ने पकौड़ों वाली कढ़ी दे दी थी। थोड़ी तू भी चख ले, खाना बहुत अच्छा बनाती है आलिया की अम्मी। इस तरह की बातें अब अम्मी को आम लगने लगी थी। छुआछूत पर विश्वास रखने वाली अम्मी मुसलमान के घर उठना बैठना और खाने की चीजों का आदान प्रदान करने लगी है। देखकर बेहद आश्चर्य हुआ, लेकिन खुशी भी हुई कि अब अम्मी पहले से बेहतर महसूस कर रही है। मेरा बेटा विक्की 4 साल का होने वाला था, लेकिन स्कूल के नाम पर दहाड़े मार मार कर रोता था। जितने दिन भी नर्सरी स्कूल गया, क्लास की खिड़की से बाहर बैठा दीदी को बार बार आवाजें देता रहता। आलिया का छोटा भाई 12वीं के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने लगा था। मोहल्ले के 4-5 बच्चे शाम को उसके पास ट्यूशन पढ़ने आते थे। अम्मा विक्की को भी बैग के साथ रोज उसके पास भेज देती थी। अम्मा दूसरे कमरे में आलिया की अम्मी से बातें करती हुई कभी सब्जी काटने लगती तो कभी बुटीक की साड़ियों और ब्लाउज में पिको फॉल करने या बखिया करने लगती। दादी बैठी है इसी भरोसे और विक्की हम उम्र बच्चों के साथ बैठकर पढ़ने लगा। धीरे धीरे विक्की खुद ही 3 बजे ही बस्ता उठाकर आलिया के घर जाने लगा। उर्दू एवं मुस्लिम संस्कृति को घुलते मिलते देख तो उसके दिमाग में अलगाववादी कीड़ा कुलबुलाने लगा। क्या सीख रहा है विक्की? क्यों धन्यवाद की जगह बात बात पर शुक्रिया कहने लगा है? और ट्यूशन पढ़ने जाते समय मेरे और अम्मा के पैर छूकर अल्लाह हाफिज कहता है। अगर हमारे परिवार वाले सुनेंगे तो क्या कहेंगे? यही न कि ब्राह्मण में को मुस्लिम संस्कार सिखा रही हो। बचपन में सीखी गई बातें ही बच्चा जीवन भर याद रखता है। हमारे वार्तालाप के समय मैंने देखा कि विक्की पूजा घर में अम्मा के साथ बैठा श्लोक दोहरा रहा है और बीच बीच में हाथ उठाकर घंटी भी बजा देता है। इत्मीनान की सांस लेकर मैं बोल उठा,
रजनी, अब समय बदल गया है। अब हमें अपने बच्चों को संस्कारों के अलावा दूसरे धर्मों, खास तौर पर इस्लाम धर्म के अच्छे संस्कारों से भी परिचित कराना चाहिए, ताकि बड़े होने के बाद मुसलमानों के साथ मेल जोल बढ़ाने, साथ रहने और काम करने में उसे जरा भी हिचक पैदा ना हो। लोगों ने हिंदू मुसलमानों के बीच लकीर खींचकर देश के 2 टुकड़े कर दिए हैं, और अब कितने टुकड़े होते देखते रहेंगे हम। आखिर हमें अपने बच्चों को सिखाना ही होगा। रजनी, हमारे विक्की को अप्रत्यक्ष रूप से बचपन में ही मुस्लिम तहजीब वालों के साथ रहने का मौका मिल रहा है। इससे वह अपनी संकीर्ण सोच के दायरे से बाहर निकलकर दूसरे कल्चर के साथ घुल मिल सकेगा और अपने व्यक्तित्व का विकास कर पाएगा। उसे सोच का विस्तृत आकाश मिलेगा। वह अपनी कुंठाओं और धार्मिक दायरों से बाहर निकलकर हिंदू मुसलमानों के बारे में सोच पाएगा, बल्कि वह सिर्फ इंसानों के बारे में सोचेगा। धर्मनिरपेक्षता का पाठ हम नहीं पढ़ाएंगे। बच्चों को तो देश सिर्फ जातिवाद और धर्म को लेकर होने वाले दंगे फसादों का ही मैदान बना रहेगा। बच्चों को बचपन से ही सिखलाया जाना चाहिए कि हिंदू धर्म और इस्लाम को मानने वालों में मूलभूत से रूप से कोई भेदभाव नहीं है। बच्चों के बड़े होने तक तथाकथित कट्टर पंडित और मौलवियों को अपनी रोटी सेकने व स्वार्थ प्रियता भरी उचालों को तर्क वितर्क करके समझाने की सूझबूझ पैदा करना हमारा कर्तव्य है। तभी तो हम धर्मनिरपेक्ष देश की कल्पना कर सकते हैं। मेरी भारी भरकम बातें सुनते रही रजनी, लेकिन उस दिन के बाद उसने कभी भी विक्की को रोका नहीं। आलिया का परिवार मेरे परिवार के साथ बहुत घुल मिल गया। पत्नी दूसरी बार माँ बनने वाली थी। विक्की कभी कभी आलिया के साथ सो जाता। आलिया की सुंदरता और शालीनता देखकर मेरी पत्नी अक्सर उसे छेड़ते हुए कहती, जब तुम्हारी शादी होगी तो जवाई बाबू को पहले ही समझा देना कि हम तुम्हारे जैसी ही बहू लाएंगे विक्की के लिए। समझ गई न? सुनकर शर्म से आलिया की कान की लोलकी लाल बिरभूटी हो जाती। सोच लो, हम हिंदू हैं, बाद में मुकर तो न जाओगी। अब ये सब बातें सोचते हुए आलिया तपाक से कहती है, हिंदू मुसलमान तो हमने बनाए हैं भाभी, पहले तो हम इंसान हैं। वादा रहा, जिंदगी रही तो निभाऊंगी जरूर। यह सुनकर कट्टरवादिता मुंह छिपाने लगती और धर्मनिरपेक्षता मस्ती भरी अंगड़ाइयां लेने लगती कि कितने रिश्ते कामयाब हो पाएंगे। अम्मा ईद के समय आलिया के लिए जोड़ा, मेहंदी और सेवइयों के साथ चूड़ियाँ जरूर भिजवाती। दिवाली होली पर आलिया की मम्मी अपने हाथ से दही बड़े, खोए के गुलाब जामुन और स्वादिष्ट गुजिया बनवाकर भिजवाती। अम्मा और आलिया की मम्मी दोनों शाम को पोर्च में कुर्सी डाले दुनिया जहान की बातें करते हुए ठहाके लगाती और बड़े ही इत्मीनान से हंसते हुए बातें करती। दोनों पड़ोसी परिवार एक दूसरे के पूरक बनते जा रहे थे, लेकिन अचानक आलिया के मकान बेचने के फैसले ने हम सबको विचलित कर दिया। हम सभी इस बात से बहुत ज़्यादा हैरान थे कि आखिर आलिया ने ऐसा क्यों किया। आलिया ने बुटीक के पेपर गिरवी रखकर लोन लेकर बड़ी मेहनत से मकान बनवाया था। मकान बेचने का उसका अप्रत्याशित फैसला मुझे हजारों सवालों के रेगिस्तान में ले गया, जहां दूर दूर तक जवाबों की कोई झील न थी। धीर गंभीर आलिया अपनी समस्याओं को अपनी अम्मी के साथ भी नहीं बांटती थी। कहीं सुनकर अम्मी ने सदमा ले लिया तो क्या होगा। 8 साल से अब्बू के इंतकाल के बाद अम्मी ही तो उसका एकमात्र सहारा थी। भाई की अचानक मौत के बाद आलिया के अब्बू ने उसके दोनों बच्चों को अपने पास रखकर परवरिश की। उनके मरने के बाद
आलिया ने उनके कॉल को पूरा करने के लिए कामसीन भाई को अपने हाथ ही रखा। एक बुटीक की कमाई और खाने वाले 5। पेट रबर की तरह कहाँ तक खींचती। उसकी आमदनी, मकान के लोन की किस्त भी हर महीने बदस्तूर जमा करनी पड़ती। आलिया से पूछने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन इतना तो समझ में आ ही गया था कि जरूर कोई बड़ी और गहरी वजह है जिसने आलिया को इतनी मेहनत और प्यार से बनाए घर को बेचने के लिए मजबूर कर दिया। कोई तो कारण रहा होगा। आखिर आलिया ने घर को बेचना जरूरी समझा। आलिया का मकान बिक गया। अम्मा तो काठ की ही हो गई और विक्की का रो रो कर बुरा हाल था। अग्निहोत्री के परिवार का सामान ट्रक से उतरने लगा। 3 बेटियां 2 बेटे भरा पूरा घर। अग्निहोत्री जी नगर निगम में इंजीनियर थे और अब नए मकान मालिक भी थे। मुश्किल एक रात ही कटी थी कि दूसरे दिन मजदूरों ने मेन गेट उखाड़ने की प्रक्रिया में इतनी जोर से सबल की चोट मारी कि मैं दिमाग की नसें तड़कने लगी। मैंने गेट को चेंज किया गया। कमरों के फर्श के मोजाक उखाड़कर संगमरमर बिछाया गया। लकड़ी की अलमारियां और कबर्ड बनने लगे। पूरे दिन ठक ठक की आवाजें आती रहती, लेकिन ठक ठक की आवाज में भी आलिया कहीं न थी। झांसी जैसे कस्बे में लोग कहीं न कहीं आपस में टकरा ही जाते। उस दिन ऑफिस में सहकर्मी ने बर्थडे की पार्टी दी तो मैंने अग्निहोत्री के मझले बेटे को उसी होटल में दोस्तों के साथ बियर पीते, मटन खाते देखा। इत्तेफाकन एक दिन देर रात को ऑफिस से लौटने लगा तो अग्निहोत्री को इंग्लिश शराब की दुकान से अखबार में बोतल लपेटे गाड़ी में रखते देखा। कट्टर ब्राह्मण परिवार अपने संस्कारों एवं क्रियाकलापों से वास्तव में कितना ब्राह्मण रह गया है, यह सोचकर ही मन अफसोस से भर गया था। मन में एक ग्लानि सी भर गई थी कि आखिर कितना अफसोस है इन्हें। उस दिन शाम को सामान लेने मैं, पत्नी और विक्की के साथ खरीदारी कर रहा था कि विक्की जोर जोर से चिल्लाने लगा, आलिया दीदी, आलिया दीदी, और स्कूटर से उतरकर भीड़ भरी सड़क की दूसरी तरफ खड़ी आलिया और अम्मी की तरफ तेजी से भागने लगा। आलिया उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी और धीरे धीरे सड़क पार करके हमारे पास आकर खड़ी हो गई। आलिया की अम्मी दुबली हो गई थी और आलिया का गुलाब सा चेहरा वक्त के साथ थपेड़ों में कुम्हला हो गया था। आखिर आलिया का चेहरा भी तो मुरझा गया था। अम्मा बहुत याद करती हैं आंटी आप लोगों को, मेरी पत्नी ने कहा कि आप लोग कभी घर भी आइए। आलिया की आंखें पनीली हो गई और वह मेरी पत्नी के कंधे पर सिर रखकर फफक कर रो पड़ी। आखिर ऐसा क्या हुआ आलिया के साथ कि आलिया रोने लगी? आइए देखते हैं आगे, लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर दें सब्सक्राइब और वीडियो को कर दें लाइक। और हाँ, आपको भी अगर स्टोरी सुनने में मजा आया है तो कमेंट सेशन में यस लिखकर जरूर भेजें। क्यों बेच दिया आलिया तुमने मकान? ऐसी क्या मजबूरी थी? मैं अपने अंदर की तलखी को दबा नहीं सका। भराए गले से हिचकियों के साथ बोले गए आलिया के एक एक शब्द मुझे भीतर तक चीरते चले गए। मेरे चचा जात दोनों भाई 28-29 साल के होकर भी आर्थिक रूप से मेरी कोई मदद नहीं करते थे। सिलाई में कंपटीशन और कारीगरों की मनमानी की वजह से बुटीक की आमदनी से 5 लोगों का गुजारा नहीं हो पा रहा था। पिछले 6 महीनों से मैं बैंक लोन की किस्त भी जमा नहीं कर सकी थी। बेरोजगार भाई ने लव मैरिज कर एक और जिम्मेदारी मेरे कंधों पर डाल दी। अम्मी काम करने के लिए कहती तो वे दोनों सीना जोरी पर उतर कर कहते, मकान में हमारा भी हिस्सा है, हम यहीं रहेंगे, जब काम मिलेगा तभी तो करेंगे ना। तो मैं क्या करती राज भाई,
लड़के ने शादी करने से पहले एक बार भी नहीं सोचा कि हमें आसरा देने वाली बड़ी बहन अभी तक कुंवारी है, पहले उसकी शादी करनी चाहिए। इसलिए मकान बेचकर बैंक लोन चुकाया और एक फ्लैट लिया, शहर से जरा बाहर। अब वहाँ दो दो कमरों की दो मकान बनाए जा रहे हैं, एक दोनों लड़कों के लिए, एक हम माँ बेटी के लिए। आलिया की अम्मी ने खुलासा किया। अपने की खुदगर्जी और बेहिसी बेमुरती ही इंसान को तोड़ देती है। जिन भाइयों को पालते पालते आलिया ने अपनी पूरी कमाई, अपनी उम्र का खुशनुमा वक्त सहरा बनाकर गवा दिया, उन निकम्मे भाइयों ने एक बार भी उस उम्र गवाती खुशियों से बेदखल हुई बहन के बारे में नहीं सोचा। बस यही दस्तूर रह गया है अब हमारे समाज का कि अपनी शादी करो और मजे लो। आलिया बुआ घर चली गई। आइए ना घर चलिए, दादी आज पंजीरी बनाएंगी, आपको बहुत पसंद है ना। विक्की आलिया के गले में नन्ही नन्ही बाहें डालकर बोला। आखिर बोलता भी क्यों ने, बुआ बेटे का लगाव ही इतना था। आएंगे बेटा आएंगे, जब अग्निहोत्री जी गृह प्रवेश करवाएंगे तब जरूर आएंगे। घर में घुसते ही विक्की ने सबसे पहले अम्मा को आलिया से मुलाकात का विवरण बताया, तो अम्मा की आंखों में भी दरिया उतर आया। बूढ़े चेहरे पर अफसोस और उदासी की रेखाएं खिंच गई थी, लेकिन अब कर क्या सकते थे। पड़ोस से घिसाई मशीन की घर घर और ठोकने पीटने की आवाजें बस दूर आ रही थी। आखिर काम तेजी से चल रहा था। शाम को दूध देने डोलची लेकर बाहर निकला तो अग्निहोत्री कार से उतर रहे थे। औपचारिक मुस्कान के आदान प्रदान के साथ हाथ मिलाते हुए मैंने पूछ लिया, कब कर रहे हैं गृह प्रवेश। मुझे आलिया के आने का बेसब्री से इंतजार था, इसलिए पूछा था। अभी समय लगेगा, बहुत सारा काम करवाना बाकी है, इसलिए कुछ समय और लगेगा गृह प्रवेश करवाने में। लेकिन मकान तो पूरी तरह से रहने लायक था। आलिया का परिवार 7 सालों से रह रहा था और बहुत अच्छा मेंटेन भी किया था उन लोगों ने। तो फिर क्या प्रॉब्लम आ गई थी उसमें। एक्चुअली अब हम किचन ओटे की टाइल्स और नीचे का फर्श बदल रहे हैं। क्यों, आखिर क्या जरूरत पड़ी इसकी आपको। तब उन्होंने बताया, वे लोग मुसलमान थे, सालों से नॉनवेज पका खा रहे थे। मसालों के और नॉनवेज की छींटे टाइल्स और नीचे के फर्श पर पड़े होंगे। फर्श पर रखकर मटन मछली काटा और साफ किया होगा। हम सूर्य कुल के ब्राह्मण हैं, ऐसी जगह भाग का कच्चा पक्का खाना कैसे पका सकते हैं। और कमरों की जिस फर्श पर उन्होंने नमाज़ें और फातिहा पढ़ी हैं, वहाँ भगवान की मूर्तियाँ कैसे रखेंगे। वाइफ तो लैट्रिन के इंडियन और कमोड पोर्ट भी बदलने के लिए जोर दे रही है। मुसलमानों द्वारा उपयोग में लाई गई चीज़ों को हम ब्राह्मण कैसे उपयोग कर सकते हैं। अग्निहोत्री जी की तर्कहीन बातें सुनकर मेरे कानों में हजारों अलावे धधकने लगे और दिल में अफसोस का हाहाकार मच गया कि आखिर वो प्यारी सी आलिया को कोई न समझ सका। खुद को बहुत सैयद करने के बावजूद अपने रोष को छिपा नहीं सका। अग्निहोत्री जी, जिनकी रसोई के मांसाहारी खानों के छींटे पड़ने के भ्रम में आपने इतना ज़्यादा रुपया और समय बर्बाद किया है कि वे लोग मांसाहारी थे, हालांकि वे मांसाहारी नहीं थे। मुसलमान होकर भी वे पूरी तरह से शाकाहारी भोजन का सेवन करते थे। प्रतिदिन नहा धोकर घर को मंदिर की तरह साफ रखते थे। रहा सवाल नमाज और फातिहा पढ़ने के लिए मुसलमान परिवार का, तो मुसलमान परिवार
इस्तेमाल किए गए फर्श को उखाड़कर नया फर्श लगाने का तो मुसलमान तो अपनी नमाजों में अपने शरीर के अलावा हिंदुओं की तरह रोली, चंदन, दिया बाती, फूल पत्ती, नारियल, धूप प्रसाद, पानी आदि किसी सामग्री का इस्तेमाल नहीं करते। पूरे फर्श के अपवित्र या गंदा होने का प्रश्न ही कहाँ उठता है, जो आपने इतना सारा खर्चा वेस्ट में ही कर दिया। अग्निहोत्री मेरी बातें सुनकर स्तब्ध रह गए और निरुत्तर से बोझिल कदम उठाते हुए मेन गेट से टिके जड़ मूर्तिवत खड़े के खड़े रह गए।